प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ कक्षा 7 का हिंदी साहित्य का पाठ 8 मधुर भाषण। मधुर भाषण पाठ, ये इसका जो शीर्षक है वो भी बहुत मधुर है और ये पाठ तो अपने आप में बहुत मधुरता लिए हुए है। तो देखते हैं इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें किस बात से अवगत कराना चाह रहे हैं, वो क्या बताना चाह रहे हैं। वैसे तो जो इसका शीर्षक है वो हमें मोटा मोटा यही बताता है कि हमें मधुर भाषी होना चाहिए, या सबसे मधुरता का व्यवहार करना चाहिए, स्नेहिल होना चाहिए और किसी को भी कोई दुख पहुंचाने वाली बात ऐसी नहीं करनी चाहिए जिससे कि वो मतलब उसे आघात पहुंचे, उसका हृदय टूटे। तो वही चीज इसमें पाठ में बताई गई है। देखते हैं। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बच्चों को मधुर वाणी या वाणी के माधुर्य को समझाया गया है। भाषा मनुष्य को ईश्वर की देन है। हमारी भाषा में मधुरता का जितना अधिक अंश होगा, हम उतने ही दूसरों के प्रिय बन सकते हैं। हमारी बोली में माधुर्य के साथ साथ शिष्टता भी होनी चाहिए, अर्थात वाणी तो मधुर होनी चाहिए, साथ ही साथ हमारे अंदर शिष्टता भी बहुत आवश्यक है। अगर जो वाणी मधुर है लेकिन शिष्टता नहीं है, और शिष्टता है लेकिन वाणी मधुर नहीं है, तो दोनों का सामंजस्य सही नहीं बैठता है। भाषा ही हमारी शिक्षा, दीक्षा, कुल की परंपरा और मर्यादा का परिचय देती है। आइए पढ़ करके देखते हैं इसके अंदर क्या बताया गया है। भाषा मनुष्य का विशेष अधिकार है, अर्थात भाषा जो है वो मनुष्य का अधिकार है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदी भी बोलते हैं, हम अंग्रेजी भी बोलते हैं, और बहुत से प्रांतों की, क्षेत्रों की भाषाएं अलग अलग हैं। कई प्रकार की भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं। भाषा के कारण ही मनुष्य इतनी उन्नति कर सका है। हम वो अपनी बातों को भाषा के माध्यम से ही दूसरों तक पहुंचाते हैं, चाहे वो बोलकर, लिखित, इन दो माध्यमों से ही हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं, और जिसके सहारे ही हम उन्नति के शिखर पर आज यानी कि ऊंचाइयों तक हम पहुंचे हैं। जानवर हजारों वर्ष से जहां के तहां बने हुए हैं, अर्थात जो पशु है, जो जानवर है, वो भाषा का प्रयोग नहीं करते, तो उन्होंने भी कोई उन्नति नहीं की है। वो जैसे इस संसार में आए हैं वैसे ही वो रह रहे हैं, और बहुत समय से ऐसे ही रह रहे हैं। किंतु मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता चला गया, अर्थात मनुष्य दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर अग्रसर होता रहा है। अन्य जानवरों की अपेक्षा मनुष्य भौतिक बल में न्यून होता हुआ भी अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे सबसे अधिक सबल हो गया है। अर्थात मनुष्य जो है भौतिक बल में न्यून मतलब कम होता है, लेकिन अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपनी मेधा के बल पर ही वो भाषा के सहारे, उसमें विवेक भी है और उसको भाषा जैसा एक स्तंभ प्राप्त है, जो है एक चीज ऐसी उसके हाथ में लगी, कहना चाहिए कि एक जादुई चिराग उसके हाथ में है। वो जादुई चिराग क्या है? भाषा और साथ में विवेक। ये दोनों चीजें जब मिलती हैं तो मनुष्य सबल हो जाता है, यानी कि अपने आप में कर्मठ हो जाता है। उसने पंच महाभूत को अपने वश में कर लिया है। यह सब भाषा द्वारा सहकारिता के बल पर ही हो सका है, अर्थात उसने पंच महाभूत, अर्थात उसने अपनी इंद्रियों को भी वश में किया हुआ है, और ये सब क्या है? ये भाषा द्वारा ही हो पाया है। भाषा के बल पर ही हम ये सारे कार्य कर पाए हैं। भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है, अर्थात भाषा के द्वारा ही हमारे ज्ञान की और हमारे अनुभव की रक्षा भी होती है। भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है, अर्थात मनुष्य की सामाजिकता किसके द्वारा कायम है? भाषा के द्वारा ही। किंतु भाषा का दुरुपयोग ही उसे छिन्न भिन्न भी कर देता है, अर्थात मनुष्य के अंदर जो सामाजिकता है वो भाषा के द्वारा है, और जब हम भाषा का दुरुपयोग करते हैं, अर्थात उसको सही प्रकार से प्रयोग में नहीं लाते हैं, तो वो हमारी सामाजिकता को क्या कर देता है? छिन्न भिन्न, यानी कि उसको तबाह भी कर देता है। एक मधुर शब्द दो रूहों को मिला देता है, अर्थात एक मधुर शब्द, अर्थात एक मीठा शब्द, स्नेह से बोला हुआ शब्द दो लोगों को आपस में मिलाता है। अगर मैं आपसे प्यार से बात करूंगी तो आप भी मुझसे प्यार से ही बात करना पसंद करेंगे, और हम दोनों का आपस में एक मेल हो जाएगा। हम अपनी बात एक दूसरे से बहुत आसानी से अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं।
और एक कटु शब्द दो मित्रों के मन में वैमनस्य उत्पन्न कर देता है, और एक कड़वा शब्द जो होता है, कटु मतलब कड़वा शब्द, दो मित्रों को भी अलग कर देता है, उनके मन में मतभेद पैदा कर देता है, बैर पैदा कर देता है। अब प्रश्न यह है कि मधुर भाषण किसे कहते हैं। अब प्रश्न हमारे सामने आता है कि हम मधुर भाषण किसे कहते हैं। साधारणतया जो वस्तु मनोकूल होती है, मधुर भाषण क्या, मनोकूल अर्थात मन के अनुकूल होती है, जिससे चित्त द्रवित होता है, वही मधुर कहलाती है। और जिसे मन बार बार करने के लिए कहता है, वही क्या कहलाता है, मधुर कहलाती है या मधुर कहलाती है। द्रवित मतलब जिन शब्दों से मन पिघलता है, वो क्या कहलाती है, मधुर कहलाती है। माधुर्य भाषा का भी गुण है। माधुर्य मतलब मधुरता से बात करना, ये भी भाषा का एक बहुत बड़ा गुण होता है। भाषा तो सब कोई बोलते हैं, मैं भी बोलती हूँ, आप भी बोलते हैं, और भी बहुत सभी लोग जो सांसारिक लोग हैं सभी भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन बातों को कहने के तरीके में भी फर्क होता है। यदि मैं आपसे कहती हूँ कि अंदर आ जाओ, तो ये मैंने थोड़ा सा रूड या थोड़ा सा क्रोध के शब्दों में कहा है, और मैं अगर आपसे कहती हूँ बेटा प्लीज अंदर आ जाइए, कृपया करके अंदर आ जाइए, है ना, तो ये भी वही चीज है, केवल उसको कहने का एक तरीका होता है। तो भाषा जो होती है वो हमारे व्यक्तित्व को निखारने में भी बहुत अहम भूमिका निभाती है। भाषा के द्वारा हम अपनों को बेगानों को अपना और अपनों को बेगाना भी बना देते हैं। एक भाषा ही एक ऐसा माध्यम होता है जो हम सबको जोड़ करके रखते हैं। भाषा द्वारा हम बहुत सारी चीजों को जानते हैं। वचनों का माधुर्य हृदय द्वार खोलने की कुंजी है, अर्थात जो हमारी भाषा है, हमारे वचन, वचन मतलब बोल जो है, वो मन के द्वारों को खोलने की कुंजी अर्थात चाबी है। हम भाषा के द्वारा, हम अपनी बोली के द्वारा ही अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और उसके हृदय के अंदर तक पहुंच जाते हैं अपनी बातों के द्वारा। वचनों का आकर्षण न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण और चुंबक के आकर्षण से भी बढ़कर है, अर्थात ये जो वचन, ये बोली, जो भाषा है, इसका जो आकर्षण है वो न्यूटन के जो है गुरुत्वाकर्षण और चुंबक के आकर्षण से भी कई गुना बढ़कर होता है। अगर आप कटु शब्दों का प्रयोग करेंगे, हर समय आपकी भाषा में मतलब कड़वे शब्दों का प्रयोग होगा, ढंग से आप बात नहीं करेंगे, किसी को सम्मान नहीं देंगे, किसी का मतलब मधुरता से बात नहीं करेंगे, स्नेह से बात नहीं करेंगे, तो क्या होगा, वो व्यक्ति आपसे दूर होता चला जाएगा, वो आपके निकट आने की कोशिश भी नहीं करेगा। मनुष्य तो मनुष्य, अगर आप पशुओं से भी तरीके से बात नहीं करेंगे, उनके साथ माधुर्य भाव नहीं रखेंगे, स्नेह का भाव नहीं रखेंगे, तो 2-3 बार के बाद जब आप उसे धुतकारने लगते हैं तो वो भी आपके नजदीक नहीं आता। तो हमारा जो है ज्यादा जो हमें देखना होता है वो अपनी भाषा पर ही अपने आप का कंट्रोल होना चाहिए। तभी तो तुलसीदास जी ने कहा है, कोयल काको देत है, कागा कासो ले, अर्थात कोयल किसको क्या देती है, किसी को कुछ नहीं देती कोयल, और कागा कासोले, और जो कौवा है, कागा मतलब कौवा, कौवा किससे क्या लेता है, ना तो कोयल किसी को कुछ देती है और ना ही कौवा किसी को कुछ, कौवा किसी से कुछ लेता है। तुलसी मीठे वचन थे जग अपनों कर ले, लेकिन तुलसीदास जी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि कोयल तो केवल अपने मीठे वचनों से ही इस संसार को अपना बना लेती है, अर्थात संसार में अपना आधिपत्य जमा लेती है, क्योंकि दोनों के रंग एक से हैं, कोयल भी काली है और कौवा भी काला है। कोयल के क्या है, मधुर बोली है, और कौवे की कैसी है, कर्कश बोली है। तो ना तो कोयल किसी को कुछ दे रही है और ना ही कौवा किसी से कुछ ले रहा है, लेकिन दोनों में बहुत भिन्नता है। वो इसीलिए है क्योंकि केवल वचनों का हेर फेर है। वचन ही हमारे मीठे होंगे तो हम दूसरे के मन में जगह बना लेंगे, और अगर वचन हमारे कड़वे होंगे तो हम अपना तिरस्कार स्वयं ही करा लेंगे। इसके विषय में भी कहा गया है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अर्थात सदा सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, कभी भी अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। जो दूसरे को कहते हैं ना कड़वा सच, जो दूसरे को बुरा लगे, दूसरे के मन को दुख पहुंचाए, ऐसा सत्य हमें कभी भी नहीं बोलना चाहिए। एक ही बात को हम कर्णकटु शब्दों में कहते हैं, कर्णकटु मतलब कड़वे शब्दों में कहते हैं, और उसी बात को हम मधुर बना सकते हैं।
कोई भी बात अगर होती है तो अभी जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, तो किसी भी बात को हम दो तरीके से कह सकते हैं। जो प्यार से कही गई बात होगी, मधुर शब्दों से कही गई बात होगी, उसकी सुनवाई भी ज्यादा होगी, उसे सुना भी जाएगा, उस पर अमल भी किया जाएगा, उस कार्य को पूरा भी किया जाएगा। और एक कड़वे वचनों वाली बात होगी, सुना तो उसे भी जाएगा, लेकिन उसे करते हुए हमें बहुत जोर पड़ेगा। हम उसे उतने अच्छे प्रकार से उस काम को नहीं कर सकते जितना अच्छा हम मधुर वचनों के द्वारा कर सकते हैं। बाणभट्ट जब मरने वाले थे तब यह प्रश्न उठा कि उनकी अधूरी कादम्बरी कौन पूरी करेगा। बाणभट्ट की एक पुस्तक थी कादम्बरी, कि उसको कौन पूरी करेगा। तो उन्होंने अपने दोनों लड़कों को बुलाया, बाणभट्ट के दो पुत्र थे, उन्होंने उनको बुलाया और उनसे पूछा कि सामने जो सूखा वृक्ष पड़ा है उसको तुम किस प्रकार अपनी भाषा में व्यक्त करोगे। जो सामने सूखा पेड़ है उसको तुम अपनी भाषा में किस प्रकार व्यक्त करोगे। तो बड़े लड़के ने कहा शुष्कम काष्ठ तिष्ठात्र्यग्रे, दूसरे ने कहा नीरस तरुवर विलस्ती पर्वतः। बात तो एक ही थी कि जो सूखा पेड़ है उसको हमने क्या कहना, कहने में फर्क था। बाणभट्ट ने अपने छोटे लड़के को ही पुस्तक पूरी करने का भार सौंपा, क्योंकि छोटे लड़के ने क्या कहा, उसको शुष्कम नहीं कहा, सूखा नहीं कहा, उसने कहा नीरस, जिसमें रस नहीं है। ठीक है। तरुवर विलस्ती पर्वतः, मतलब तरुवर वहां पर पड़ा हुआ है ना, तरुवर वहां पर, विलस्ती मतलब वहां पर है। तो कहने का ही फर्क है। और बाणभट्ट ने क्या करा, अपनी पुस्तक को पूरा करने का कार्य अपने दूसरे बेटे को सौंप दिया। यह तो रही साहित्य के शब्द संयोजन की बात, कि शब्दों का संयोजन, अर्थात हमें शब्दों का प्रयोग, शब्दों को किस प्रकार से जोड़ना चाहिए। साधारण बोलचाल में भी बड़ा अंतर हो जाता है। भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य है, अर्थात अपने बातों को, अपने भावों को प्रभावशाली भाषा से ही व्यक्त करना साहित्य कहलाता है। बोलचाल तो सभी की होती है, भाषा सब प्रयोग करते हैं, बोली को सब प्रयोग करते हैं, लेकिन उसी बात को अपनी बातों से प्रभावशाली बनाना यही साहित्य का कार्य है। जो मनुष्य किसी गलत फहमी को दूर कर रूठे हुए मित्र को मना लेता है वह सच्चा साहित्यिक है। अर्थात जो मनुष्य, अगर मान लीजिए किन्हीं दो लोगों में गलत फहमी हो गई है किसी कारणवश, और जो मनुष्य उस गलत फहमी को दूर कर देता है वही सच्चा क्या होता है, मित्र भी होता है और एक सच्चा साहित्यिक भी होता है। वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर का पात्र बनाती है, अर्थात बात करने में आपके अंदर क्या शिष्टता आ रही है, अर्थात क्या शिष्टाचार है, आप किस प्रकार से बात कर रहे हैं, सामने वाले का मतलब ऊपर आपका प्रभाव क्या पड़ रहा है, ये आपके व्यक्तित्व पर भी। सीधी सी बात है कि अगर आप सामने वाले से शिष्टापूर्ण आचरण करेंगे तो उसका ऊपर आपका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा। वो दोबारा भी आपके सम्मुख आकर के आपसे बहुत शिष्टापूर्ण वो भी बात करेगा, लेकिन यदि आपने उसके साथ शिष्टा से बात नहीं की तो उसके ऊपर आपका प्रभाव बहुत खराब पड़ेगा और वो आपको उतना कहते हैं ना कि तवज्जो नहीं देगा। वो सोचेगा कि जब इसको भी तरीका नहीं है बोलने का, तहजीब नहीं है बोलने की, तो इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। तो भाषा जो है हमारे व्यक्तित्व पर भी बहुत ज्यादा असर डालती है। वह बहुत अंश में पोशाक और चाल ढाल पर भी निर्भर रहता है। यह जो अंश होता है, भाषा का जो अंश होता है, ये मैंने अभी जैसे आपको बताया कि आप हमारे व्यक्तित्व पर भी बहुत प्रभाव डालती है, जैसे पोशाक और चाल ढाल पर भी निर्भर होता है। आप कैसा पहनते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बोलते हैं, इन सब पर भी भाषा का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। किंतु विष भरे कनक घटों के संसार में भी कमी नहीं है। विष भरे मतलब जहर उगलने वालों की कनक घटों, यानी के जो सोने के घड़ों में विष भर के रखते हैं ना, सोने के घड़ों में, कनक मतलब सोनार, घट मतलब घड़े, और विष भरे यानी के सोने के घड़ों में जो विष भर के रखते हैं, ऐसे लोगों की भी इस संसार में कोई कमी नहीं है। यह प्रभाव ऊपरी होता है, अर्थात यह प्रभाव जो है ये दिखावा होता है, मात्र दिखावा है। और पोशाक का मान जब तक भाषण से पुष्ट नहीं होता तब तक वह स्थायी नहीं होता। अर्थात पोशाक महत्व रखती है, लेकिन सब कुछ पोशाक के ऊपर निर्भर
नहीं होता। जब तक आप भाषा, जब तक आपने ऊपर ही दिखावा देखा, बहुत अच्छा ड्रेसअप है, बहुत अच्छे से पोशाक को धारण किया है, लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला तो आपके ऊपर उसका प्रभाव पड़ा कि अरे ऊपर से तो देखने में इतने अच्छे लग रहे हो, लेकिन जब मुंह खोलते हो तो कितनी कड़वाहट भरी है आपके मन में या आपके मुंह में। तो वो चीज इस पर नहीं लागू होती। बहुत कुछ लागू होता है पोशाक पर, लेकिन सब कुछ लागू नहीं होता। मधुर भाषी के लिए करनी और कथनी का साम्य आवश्यक है। अर्थात जो मधुर भाषी होते हैं वो जो करते हैं या जो कहते हैं, दोनों का आपस में सामंजस्य बहुत जरूरी है। किंतु कर्म के लिए वचन पहली सीढ़ी है। किंतु कर्मों के लिए वचन ही पहली सीढ़ी होती है। अर्थात हमारे कर्म हमेशा अच्छे होने चाहिए। मधुर वचन ही विश्वास उत्पन्न कर भय और आतंक का परिमार्जन कर देते हैं। अर्थात जो मधुर वचन ही विश्वास उत्पन्न करते हैं और भय और आतंक का परिमार्जन कर देते हैं। अर्थात कि क्या करते हैं, वो दूसरे के मन में विश्वास पैदा करते हैं। ठीक है, और उन्हीं विश्वासों को अगर आप भाषा का प्रयोग सही नहीं करेंगे तो वो उन शब्दों को धोने का भी कार्य कर देते हैं और आपके मन में एक भय और आतंक को भर देते हैं। कटुभाषी लोगों से लोग हृदय खोलकर बात करने से डरते हैं। कटुभाषी जो लोग होते हैं, जो कड़वे बोल बोलते हैं, उनसे लोग अपने मन की बातें कहने में भी हिचकिचाते हैं। मन खोल करके वो अपनी बातें नहीं करते। सामाजिक व्यवहार के लिए विचारों का आदान प्रदान आवश्यक है। अर्थात सामाजिक व्यवहार, जब हम इस संसार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो हमें सामाजिक मर्यादाओं का भी पालन करना होता है। तो उसके लिए जो विचार हैं वो मधुर होने चाहिए, उनका आदान प्रदान आवश्यक है और वह भाषा की शिष्टता और स्पष्टता के बिना प्राप्त नहीं होता है। अगर आप मधुर वचनों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, प्रेम भरे शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो और शिष्टतापूर्ण आचरण नहीं कर रहे हैं, तो ये सब समाज में रहते हुए आपके लिए निंदनीय हो सकता है। भाषा की सार्थकता इसी से है कि वह दूसरों पर यथेष्ट प्रभाव डाल सके। अर्थात जो भाषा हम प्रयोग करते हैं उसकी सार्थकता, यानी कि सार्थकता मतलब उसका प्रयोग, जो उसकी अच्छाई है, उसका एक अर्थ जो भाषा का निकल के आता है, वो यही है कि वो दूसरों के ऊपर हमारा किस प्रकार का प्रभाव डाल रहा है। जब बुरे वचन आदमी को रुष्ट कर सकते हैं, तो मधुर वचन दूसरे को प्रसन्न भी कर सकते हैं। सही बात है कि जब कड़वे बोलों द्वारा दूसरा आदमी जो होता है परेशान हो जाता है, तो जो मधुर वचन है उनसे वो आदमी प्रसन्न भी हो सकता है। शब्दों का जादू बड़ा जबरदस्त होता है। ये हकीकत है कि जो शब्द होते हैं वो हमारे ऊपर बहुत बड़ा जादू होता है। जैसे आप बोलोगे तो दूसरे के ऊपर जो उसका प्रभाव पड़ रहा है वो हमेशा आपको याद रखेगा। वो इंसान आपको कभी भी नहीं भूल सकता। कहावत है कि बुरे शब्द वालों को भी नहीं भूलता है। अगर आप किसी को बुरे शब्द बोल रहे हो तो वो आदमी भी किसी को नहीं मतलब भूला जाएगा, और अगर आप मधुर वचनों का प्रयोग कर रहे हो तो वो भी आदमी कभी किसी को नहीं भूल सकता। ये दोनों ही क्वालिटीज होती हैं और इन दोनों क्वालिटी को कोई भी कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता। हमेशा जहन में, हमारे मन में एक बात रहेगी कि उसने मुझे इतनी गलत शब्द बोल दिए, मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा उसे। ये बात होती है। ऐसे देखो ना, वो कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग करके बोलता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके वो तो मेरे दिल में ही उतर गया। तो ये बात भी हमेशा सत्य है कि दोनों ही शब्दों का प्रयोग हमें बहुत दूसरे के मन पे हमारी छाप छोड़ता है। मधुर वचनों के साथ यह भी आवश्यक है कि उनके पीछे भाव भी शिष्ट मधुर हों। आप भाषा का प्रयोग अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपके भाव भी बहुत अच्छे होने चाहिए, नहीं तो मुलम्मे के सिक्कों की भांति बेकार रहेंगे। नहीं तो एक होता है ना कि मुलम्मे सिक्के किसको कहते हैं कि एक तरफ से, एक तरफ का जो सिक्का होता है उनको उनकी भांति बेकार रहेंगे। दोनों तरफ होना चाहिए। आपकी भाषा भी अच्छी होनी चाहिए और आपके भाव भी अच्छे होने चाहिए। हृदय की मलिनता और मधुर वचनों का योग नहीं हो सकता। हृदय में तो आपके कड़वाहट है और आप शब्दों का प्रयोग अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कभी ना कभी वो चीज आपके मन से बाहर निकल के आएगी और आप बुरे शब्दों का प्रयोग करोगे ही करोगे। वचन के अनुकूल जब कर्म होते हैं तभी मनुष्य वंदय बनता है। जैसे आपके शब्द होंगे, जैसे आपके वचन होंगे, और जब कर्म भी अच्छे होंगे और शब्द भी अच्छे होंगे, तो आप वंदय मतलब वंदनीय हो जाएंगे। लोग आपको बहुत सम्मान देंगे।
मनुष्य के चरित्र के असली परिचायक उसके कर्म भी होते हैं। जो मनुष्य का चरित्र होता है वो आपसे ही आपकी पहचान कराता है। अर्थात मनुष्य का जो चरित्र है अच्छा है या बुरा है वो आपकी पहचान कराने में सहायक होता है। किंतु बिना मधुर वचनों के लोग दूसरे के सद्व्यवहार का लाभ नहीं उठाना चाहते हैं। अर्थात अगर मधुर वचन नहीं है तो लोग दूसरों के अच्छे व्यवहारों का लाभ भी नहीं उठाना चाहते हैं। आपके सोच तो अच्छी है लेकिन आपके शब्द कड़वे हैं तो भी लोग इस चीज को गलत मानते हैं। शब्दों के साथ व्यवहारिकता होना बहुत जरूरी है। व्यवहारिकता के साथ शब्दों का अच्छा प्रयोग होना भी बहुत आवश्यक है। मानो ही महंताम धनम, अर्थात मान ही बड़े आदमियों का धन होता है। मान सम्मान ही बड़े आदमियों का क्या होता है? धन होता है। जो लोग बिना मान के दान देते हैं उनका दान स्वीकार नहीं होता है। अर्थात आप अगर मान रहे हैं, मतलब बिना मान के किसी को अपमान करके और आप उसको दे रहे हैं कुछ, तो वो सही नहीं है, वो अच्छा नहीं होता है। अगर आप मान से थोड़ा सा भी करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही हितकारी होता है। लेकिन अगर आप उसका अपमान कर रहे हैं और साथ में बहुत दान दे रहे हैं तो दूसरे व्यक्ति को वो दान स्वीकार्य नहीं होता। मान का पान भी बहुत होता है। मान का पान कहते हैं ना कि मान सम्मान करके अगर एक छोटा सा पान भी खिलाया तो वो भी बहुत सम्मान के योग्य होता है। तो रहीम के शब्दों में अमी पियावे मान बिनु सो नर मोहि न सुभाए, यानी कि अमी पियावे, अमी मतलब अमृत, और चाहे बिना मान के ना चाहे कोई अमृत भी पिला दे वो भी मुझे स्वीकार्य नहीं है। मिष्ट भाषण समाज सेवक का एक आवश्यक गुण हो जाता है। मिष्ट भाषण मतलब मीठा भाषण। जो मीठा भाषण है वो समाज सेवक का एक बहुत अच्छा गुण है। यह गुण जन्म से तो प्राप्त होते हैं किंतु शिक्षा द्वारा भी ऐसे शुभ अभ्यास और संस्कार बनाए जा सकते हैं। ये गुण किसी किसी के अंदर कहते हैं ना गॉड गिफ्टेड होते हैं, तो ये गुण अंदर होते ही हैं। कहते हैं कि जैसे माता पिता होते हैं वही संस्कार बच्चे के अंदर आते हैं, तो ऐसे ही ये गुण कईयों के अंदर स्वतः भी होते हैं और कुछ अगर नहीं होते हैं तो माता पिता की परवरिश भी बहुत अच्छी होती है जो गुण उनके अंदर स्थापित किए जाते हैं। किंतु शिक्षा द्वारा भी ऐसे शुभ अभ्यास और संस्कार बनाए जाते हैं। माता पिता अध्यापक जैसे संस्कार बच्चों के अंदर डालते हैं वैसे ही बच्चों के मतलब संस्कार उनके अंदर आते जाते हैं। मन वाणी और कर्म का सामंजस्य ही मनुष्य को श्रेष्ठता के पद पर पहुंचाता है। अर्थात मन वाणी और कर्म का सामंजस्य, इन सबका जुड़ना जो मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है। फिर भी वचनों का विशेष महत्व है। इस मन का वाणी का और कर्मों का सामंजस्य मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है, लेकिन इसके अंदर भी आपकी बोली का विशेष महत्व होता है क्योंकि एक कटु वचन सारे किए धरे पर पानी फेर देता है। आप कितना भी अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ आपने बहुत अच्छे से किया है, लेकिन आपने एक कड़वे शब्द का प्रयोग कर दिया, वो जितना भी आपने किया है उसको सबको खत्म कर देता है। यद्यपि यह ठीक है कि दुधारू गाय की 2 लातें भी सहन की जाती हैं। दुधारू गाय अर्थात जो गाय अच्छा दूध देती है तो जो उसका मालिक होता है वो उसकी 2 लातें भी बर्दाश्त करता है कि हाँ भाई मेरी गाय बहुत दूध देती है, तो बर्दाश्त करता है ना। फिर भी दूसरे के स्वाभिमान का हनन कर उसके साथ उपकार करना कोई महत्व नहीं रखता, लेकिन दूसरे के स्वाभिमान को ठेस पहुंचा करके कभी भी उसके साथ उपकार करना ये शोभा आपको नहीं देता। वाणी की मधुरता के साथ विनय पूर्वक व्यवहार की भी आवश्यकता होती है। अर्थात वाणी की मधुरता भी होनी चाहिए और साथ ही साथ हमारा व्यवहार भी विनय पूर्वक होना जरूरी है। विनय पूर्ण व्यवहार ही शिष्टाचार है। कैसा व्यवहार शिष्टाचार है? विनय पूर्ण व्यवहार ही शिष्टाचार है। शिष्टाचार का अर्थ लोग दिखावा या तकल्लुफ करते हैं। अगर हम शिष्टाचार से किसी से बात करते हैं तो लोग कहते हैं अरे भाई ये तो बहुत दिखावा कर रहा है, लो भाई इसने तो बिल्कुल ही जो है अपनापन जो इसी में दिखा दिया, सारा अपनापन। लेकिन वास्तव में उसका अर्थ है सज्जनोचित व्यवहार। सज्जनोचित मतलब सज्जनों के लिए जो उचित व्यवहार होता है, जो सज्जन पुरुष होते हैं उनके लिए जो उचित व्यवहार है वो वास्तव में शिष्टाचार ही होता है। मधुर भाषण के साथ इसका भी मूल्य है।
इनके द्वारा मनुष्य की शिक्षा, दीक्षा और कुल की परंपरा और मर्यादा का परिचय मिलता है। शिष्टाचार से ही पता चलता है कि हमारा परिवार कैसा है, हमारे कुल की क्या परंपरा है, हमें कैसे संस्कार दिए गए हैं, हमारी परवरिश कैसी है। शिष्टाचार वाणी का भी होता है और व्यवहार का भी। शिष्टाचार दोनों का होता है, वाणी का भी और व्यवहार का भी। वाणी के शिष्टाचार में अपनों से बड़ों को आप कहना, आप क्या कहते हैं के स्थान पर आपकी क्या आज्ञा है, आदि वाक्य अधिक वांछनीय समझे जाते हैं। मतलब इस तरीके से बोलना बहुत ही अच्छा समझा जाता है। किसी काम को कराने के लिए कृपया शब्द का प्रयोग शिष्टा का परिचायक, अर्थात कृपया शब्द का जब आप प्रयोग करेंगे तो वो आपकी शिष्टा के अंतर्गत आता है। काम हो जाने के पश्चात धन्यवाद कहना भी बहुत जरूरी होता है। कोई भी आपका काम करता है, चाहे आप ही करा रहे हैं उससे काम, लेकिन अगर आपने कोई भी काम कराया है या कोई आपका काम कर रहा है तो उसको आपको धन्यवाद जरूर बोलना चाहिए। ये आपके शिष्टाचार का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। मान लीजिए कोई टीचर भी आपको पढ़ा रही है क्लास में, वो पढ़ा करके अपनी कक्षा खत्म करके जा रही है, तभी भी सभी को उनका अभिनंदन करना चाहिए, उनको धन्यवाद जरूर बोलना चाहिए। जो अपने से नीचे हैं उनसे कोई ऐसी बात ना कही जाए कि जिससे यह प्रकट हो कि हम उनको नीचा समझते हैं। अर्थात हमारे घर में बहुत से लोग काम करते हैं, सड़कों पे बहुत से लोग काम करते हैं, मजदूर भी काम करते हैं, स्वीपर भी काम करते हैं, घर में भी मेड काम करती हैं, लेकिन वो भी एक काम ही कर रहे हैं, वो भी संसार में है, मनुष्य हैं, इंसान है, लेकिन कभी उन्हें ये नहीं दिखाना चाहिए कि तुम हमारे साथ हमारे जैसे काम नहीं कर रहे हो, तुम हमसे छोटा काम कर रहे हो। काम उनका भी काम है और काम हमारा भी काम है। तो कभी उन लोगों को कभी ये नहीं दर्शाना चाहिए कि अगर वो हमारा काम नहीं करेंगे तो हमें तो करना पड़ेगा ना। अब बताइए, वो अपना समय दे करके हमारा काम कर रहे हैं तो वो भी तो उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया और हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया। तो हम उसको क्यों छोटा दिखाएं, क्यों नीचा महसूस कराएं कि नहीं आप हमारे घर में काम करते हो तो आप जो हो बहुत निम्न स्तर के हो। नहीं, वो हमारा काम कर रहा है, यानी कि वो हमसे हमारे ही बराबरी का है, क्योंकि वो हमारा काम कर रहा है। तो उसको भी हमें धन्यवाद के साथ उसको बोलना चाहिए, जिससे कि उसका अभिमान बना रहे और उसके भी स्वाभिमान की का हनन ना हो। जो काम करना है उसको प्रसन्नता से करना चाहिए और उसके संबंध में कोई ऐसा शब्द भी नहीं कहना चाहिए जिससे प्रकट हो कि काम अनियमनस्कता से किया जा रहा है। मतलब कि जो भी काम हम करें उसे मन लगा करके करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती हमारे से वो कार्य कराया जा रहा है या उस काम के करने से दूसरे के साथ एहसान किया जा रहा है। अर्थात आप किसी की मदद करते हैं तो मदद करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसके ऊपर एहसान दिखाएं। एहसान नहीं दिखाना है, मदद आप कर रहे हो, ठीक है, उसकी हेल्प हो रही है, बहुत अच्छी बात है कि उसने आपसे हेल्प ली, लेकिन उस मदद में आपका भी एक ओझा बढ़ रहा है। वो आपसे अपनी मदद की उम्मीद करता है कि आप उसकी हेल्प करोगे, इसलिए वो आपसे उस बात को कहना भी चाहता है। तो कभी भी एहसान जैसी चीज को अपने अंदर नहीं जगह देनी चाहिए। या तो कोई वस्तु ना दे तो पूर्ण उदारता से और प्रसन्नता के साथ। अगर आप किसी को कुछ भी उसकी मदद कर रहे हैं या कोई वस्तु दे रहे हैं या तो उसे ना दे, और अगर दे रहे हैं तो उसके ऊपर विश्वास भी करें और पूरी उदारता के साथ, पूरी प्रसन्नता के साथ उसका साथ दें। कम से कम जहाँ क्रिया में उदारता हो वहां वचने दरिद्रता नहीं आने देनी चाहिए। अर्थात जहाँ कार्य साथ करना है वहां पर वचनों की दरिद्रता, वचनों में गरीबी नहीं आने देनी चाहिए। अर्थात बोली को हमेशा अच्छे रखना चाहिए। यदि इनकार ही करना पड़े तो उसमें अधिकार और अभिमान की गंध नहीं आनी चाहिए। अगर कभी आपको इनकार करना भी पड़ जाए किसी कारणवश तो उसमें ये नहीं दिखना चाहिए कि भैया मैं नहीं कर सकता, ऐसे मेरे बस की नहीं है, ऐसे नहीं करना। उसमें ये जो अभिमान, एक घमंड, एक गर्व, एक दर्प की खुशबू आती है ना, गंध आती है, वो कभी नहीं आनी चाहिए। इनकार मजबूरी के ही कारण होना चाहिए, चाहे वह सैद्धांतिक मजबूरी हो या आपकी मजबूरी में ही इनकार होना चाहिए, वरना ऐसा होना नहीं चाहिए कि आप किसी कार्य को अभिमानवश होकर के इनकार कर रहे हैं। इनकार शिष्टता के साथ भी हो सकता है और अशिष्टता के साथ भी।
प्राय लोग अशिष्टता से कहते हैं जाओ, मेरे पास वो वस्तु कहाँ से आई, मेरे पास नहीं है, वो किसी और से ले लो। इस तरीके से बोलना दूसरे को जो है मान सम्मान को का हनन करता है। अगर आप किसी से बोल रहे हैं कि जाओ भाई मेरे पास नहीं है, तो दूसरा क्या सोचता है? दूसरा सोचता है कि इस व्यक्ति को बोलने का तरीका जरा सा भी नहीं है। अरे मना ही करना है तो तरीके से तो कर दो, मैं क्या जबरदस्ती ले रहा हूँ उससे कोई चीज। तो आपको तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, ये चीजें हमें अपने साथ नहीं लानी चाहिए। घर वालों को तो जुड़ता नहीं, तुम्हारे लिए कहाँ से लाए। इतने बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। इनकार करने में जो बातें कही जाएं उनमें परायेपन का भाव नहीं आना देना चाहिए। अर्थात अगर आपको मना भी करना है तो उसमें अपनत्व की भावना होनी चाहिए कि अरे सॉरी, मेरे को तुम्हें मना करना पड़ गया, ये चीज मेरे पास नहीं है, लेकिन प्लीज बुरा मत मानना। तो हिंदी शब्दों का प्रयोग करके आप उस बात को कह सकते हैं कि मुझे बड़ा खेद है कि मैंने आपको इस बात के लिए मना किया, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, या मुझे इस बात के लिए क्षमा कर दीजिए कि मैं आपको ये वस्तु नहीं दे पाऊँ। ठीक है, तो आपका जो मना करने का तरीका होता है वो भी बहुत शिष्टाचार के साथ होना चाहिए। वार्तालाप में हमको व्यापारिक बातचीत और निजी बातचीत में थोड़ा अंतर करना होगा। जो वार्तालाप हम आपस में कोई दो बिजनेस व्यापारिक जो लोग बैठे होते हैं, उन्हें जब बात करनी होती है तो थोड़ी सी निजी बातें और व्यापारिक बातचीत में थोड़ा सा अंतर होता है। व्यापारिक बातचीत भी अशिष्ट नहीं होनी चाहिए, किंतु वह नपीतुली हो सकती है। अशिष्ट ना होके नपीतुली की जितनी जरूरत है उतनी ही बात की जाए। निजी संबंध की बातचीत में आत्मीयता का अभाव नहीं होना चाहिए। अर्थात जो निजी संबंध होते हैं, जो पारिवारिक संबंध होते हैं, उनमें कभी भी अपनेपन का अभाव नहीं होना चाहिए। और थोड़ा सा कष्ट उठाकर बात को पूरी तौर से समझा देना अपना कर्तव्य हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कभी कि भाई वो मेरी बात नहीं समझ रहा, तो उसे समझाने का एक तरीका आना चाहिए। थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन जब आप दूसरे को अपनी बात समझा देंगे अच्छे से, तो वो भी इस बात को स्वीकार करेंगे। कुछ लोग सबके साथ निजी संबंध की तरह ही वार्तालाप करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो निजी संबंधों की, पारिवारिक संबंधों की तरह ही बात करते हैं। यह बुरा नहीं है, किंतु बात उतनी ही कही जाए जितनी नहीं कही जाए। ये लाइन बहुत बढ़िया कही है लेखक ने कि बात उतनी करो, शिष्टाचार से करो, सभ्यता से करो, लेकिन उतनी करो जितनी निभा सकते हो। बेफिजूल की बातों को करने का कोई अर्थ नहीं होता, उसमें आपकी जो जरूरी बातें होती हैं वो भी अर्थहीन हो जाती हैं। तो ये इतना खूबसूरत पाठ हमारे बाबू गुलाब राय जी ने बहुत सुंदर तरीके से लिखा है और हमें इस पाठ को पढ़ने का अवसर भी मिला है। अब हम इस पाठ से संबंधित अभ्यास करेंगे। हमें अपनी OMR शीट पर कार्य करना है और वो कार्य हम जैसे करते आए हैं उसी प्रकार से हम कार्य करेंगे। तो आइए देखते हैं हम अपनी OMR शीट पर क्या करते हैं कि मनुष्य की सामाजिकता कैसे कायम है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भाषा से, धन से, बल से या मधुरता से। तो मेरे ख्याल से कि भाषा की, मनुष्य की सामाजिकता जो है वो भाषा से कायम है। तो हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। बाणभट्ट ने किस महान ग्रंथ की रचना की है? अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र, कादम्बरी या मेघदूतम। तो बाणभट्ट ने जो ग्रंथ की रचना की है वो की है कादम्बरी। तो हम जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। अमी पियावे मान बिनु सो नर मोही न सुहाई है, पंक्ति किसकी है? रहीम की, कबीर की, सूर की या तुलसी की? तो ये पंक्ति है रहीम की। तो हम जाएंगे रहीम के साथ। मधुर भाषण के लेखक कौन है? अमृत राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय या श्रीपंत राय? तो इस पाठ के लेखक हैं बाबू गुलाब राय। तो हम जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। अब आता है मधुर भाषी के लिए सबसे आवश्यक क्या है? कर्म, वचन, कर्म और वचन और इन सभी। तो हम जाएंगे डी ऑप्शन के साथ, तो इन सभी। तो ये तो थी हमारी पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य। अब आते हैं हम अपने दूसरे अभ्यास को। ये है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है बातचीत में का अभाव नहीं करना चाहिए। बातचीत में हमें किस चीज का अभाव नहीं करना चाहिए? मधुरता का अभाव नहीं करना चाहिए। शब्द का प्रयोग शिष्टता का परिचायक होता है। कृपया शब्द का प्रयोग
शिष्टता का परिचायक होता है। व्यवहार की ही, यहाँ पे व्यवहार ही आएगा, व्यवहार की नहीं, व्यवहार ही शिष्टाचार है। सज्जनोचित व्यवहार ही शिष्टाचार है। भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है। मधुर भाषी के लिए करनी और कथनी का साम्य आवश्यक है। अब हम आते हैं अपने प्रश्न उत्तरों पर। तो पहला प्रश्न है, शिष्टाचार का वास्तविक अर्थ क्या है? बच्चों, शिष्टाचार का वास्तविक अर्थ है सज्जनोचित व्यवहार, अर्थात विनयशील व्यवहार। मानो ही महंता धनम, इस पंक्ति के अनुसार बड़े आदमियों का धन क्या होता है? इस पंक्ति के अनुसार बड़े आदमियों का धन मान सम्मान होता है। पाठ में वाणी का सर्वोत्तम गुण क्या बतलाया गया है? पाठ में वाणी का सर्वोत्तम गुण बतलाया गया है कि वाणी द्वारा ही हम गैरों को अपना बना सकते हैं और अपनों को गैर बना सकते हैं। इसलिए वाणी हमारे लिए बहुमूल्य रत्न की तरह है। कोयल और कौवा रंग रूप एक होने पर भी भिन्न कैसे हैं? कोयल और कौवा रंग रूप एक होने पर भी केवल वाणी के प्रयोग के कारण भिन्न है, क्योंकि कोयल मधुर वाणी के द्वारा सबको अपना बना लेती है और कौवा कर्कश वाणी के होने के कारण सबको मतलब सबकी दृष्टि में वो खराब माना जाता है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोयल मधुर वाणी बोलती है और कौवा कर्कश वाणी बोलता है। तो ये दोनों एक रंग के होने पर भी वाणी के कारण ही भिन्न होते हैं। तुलसीदास जी ने क्या कहा है? तो तुलसीदास जी ने कहा है कि कोयल काको देत है, काका कासो ले, तुलसी मीठे वचन से सब जग अपनो कर लेत। अर्थात कोयल किसको दे रही है और कौवा किससे ले रहा है, लेकिन अपने मीठे वचनों द्वारा ही कोयल सबको अपना बना लेती है। अब हम आते हैं अपने शब्दांशों के लिए एक शब्द लिखिए, अर्थात वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है। यहाँ पर आपको उन शब्दों का एक एक अक्षर दिया गया है। देखते हैं, बात समझने में धोखा खा जाना। तो यहाँ पर अक्षर दिया गया है ग। तो ग से क्या होता है? गलत फहमी। तो यहाँ पर हमारा शब्द बनेगा गलत फहमी। परिचय कराने वाला, परिचायक। मधुर होने का भाव, माधुर्य। साफ करने हेतु धोना, परिमार्जन। शिष्टापूर्ण आचरण, शिष्टाचार। तो ये तो हमारा था एक एक्सरसाइज। अब हम आते हैं भाषा से संबंधित अभ्यास पर। भाषा से संबंधित अभ्यास में आपको विशेषण और विशेष्य इन वाक्यों में से छांट करके अलग करना है। कटु वचन सारे किए धरे पर पानी फेर देते हैं, मतलब कटु वचन सारे किए धरे पर पानी फेर देते हैं। अब बच्चों, विशेषण क्या होता है? विशेषण होता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। और विशेष्य क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम, जिस शब्द मतलब जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो हो गया विशेषण, ठीक है। और जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो हो गया विशेष्य। संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो होते हैं वो होते हैं विशेष्य। तो कटु वचन सारे किए धरे पर पानी फेर देते हैं। अब यहाँ पर एक लाइन देखिए, कटु वचन सारे किए धरे पर पानी फेर देते हैं। तो कटु वचन क्या है? एक विशेषता है, चाहे वो अवगुण है लेकिन है तो विशेषता। तो ये तो हो गया हमारा विशेषण। और इसके बाकी का जो आगे का जो वाक्य का पार्ट है वो हो गया हमारा विशेष। साधारण बोलचाल में भी बड़ा अंतर है, बोलचाल में बड़ा अंतर है, लेकिन साधारण क्या है? उसकी विशेषता है कि बोलचाल की विशेषता क्या है? ये वो साधारण। तो साधारण बोलचाल हो गया हमारा विशेषण, और बड़ा में भी बड़ा अंतर है, ये हो गया हमारा विशेष। जिसके विषय में विशेषता बताई जा रही है वो हमेशा विशेष्य कहलाते हैं। कर्म के लिए वचन पहली सीढ़ी है। कर्म के लिए वचन पहली सीढ़ी है। तो यहाँ पर विशेषता क्या है? कर्म की विशेषता क्या है? पहली सीढ़ी। तो यहाँ पर
विशेषता हो गई, विशेषण शब्द हो गया पहली सीढ़ी, और कर्म के लिए वचन ये हो गया आपका विशेषण। मधुर भाषण व्यक्तित्व पर प्रकाश डालता है। व्यक्तित्व पर कैसा प्रकाश डालता है? कौन प्रकाश डालता है? मधुर भाषण। तो ये भाषण की विशेषता क्या है कि वो मधुर है, और मधुर भाषण आपका हो गया विशेष्य और व्यक्तित्व पर विशेषण और व्यक्तित्व पर प्रकाश डालता है, ये हो गया आपका विशेष। हमें कटु शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। तो विशेषण क्या है? कटु शब्द, और के प्रयोग से बचना चाहिए, ये हो गया हमारा विशेष। रंगीन शब्दों के विलोम शब्द से रिक्त स्थान भरिए। हमें कटु वचन ना बोलकर मधुर वचन बोलने चाहिए। शिष्टता आदर का पात्र बनाती है और अशिष्टता अनादर। मनुष्य आज सबल हो गया है, जबकि पहले वह निर्बल था। नीरस वार्तालाप उबाऊ होता है और रसिक वार्तालाप मन मोहता है। कड़वे वचन विष के समान है, जबकि मधुर वचन अमृत है। ता प्रत्यय का प्रयोग करके भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। शिष्ट जमा ता, तो यहाँ पर आपका शब्द बनेगा शिष्टता। भव्य जमा ता, यहाँ पर आपका शब्द बनेगा भव्यता। योग्य जमा ता, योग्यता। सफल जमा ता, सफलता। सार्थक जमाता, सार्थकता। और मधुर जमाता, मधुरता। ये तो थे हमारे इसके भाषा के सभी अभ्यास। अब थोड़ा सा अभ्यास और बचा है, इसको देखते हैं हम। यहाँ पर कुछ संधियां दी गई हैं, मतलब संधि विच्छेद दिए गए हैं, इनकी हमें संधि करनी है, अर्थात हमें विच्छेद दिए गए, यानी कि शब्दों को तोड़ा गया। अब हमें इन्हें जोड़ करके लिखना है। मन अनुकूल यानी मनोकूल। गुरुत्व आकर्षण यानी कि गुरुत्वाकर्षण। वार्ता अलाप, वार्तालाप। शिष्ट आचार, शिष्टाचार। सज्जन उचित, सज्जनोचित। दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। मनुष्य का आप मानव लिख सकते हैं, इंसान लिख सकते हैं, आदमी लिख सकते हैं। इसके बाद बुद्धि, विवेक, मेधा, चित्त, मन, दिल। कटु, कड़वा, कर्कश, तरु, वृक्ष, विटप, पुस्तक, आपका किताब, और संचयिका, मित्र, दोस्त, सखा, रास्ता, पथ, राह। इसके साथ ही आता है, ये हमने अभी देखा। अब यहीं पर हमारा ये पाठ हमारा समाप्त होता है, और इस पाठ के साथ मैं यहाँ पर आज की कक्षा का समापन करती हूँ। अगली कक्षा में फिर नए पाठ के साथ आऊंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।